नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर 10 है उसको आज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमेशा की तरह पता होगा और स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न आपके सामने होते हैं वे करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपके सामने, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया था, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो किसकी पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया गया था 11 फरवरी को? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि थी 11 फरवरी 2021 को, उसको जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो लुधियाना शहर है, लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लुधियाना शहर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नहीं किया, जो पुस्तक है आपकी व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, इसके लिए अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2020 किसे दिया गया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम को जो है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत की जो पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है यह स्थापित की जाएगी आपकी लेह में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेह में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और बौद्धिक संपदा सूचकांक जो 2021 भारत का इसमें स्थान बताना है कौन सा रहा। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के बारे में, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया जाता है एक संस्थान होता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। शॉर्ट फॉर्म इसको GIPC भी हम कह सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। यह एक संस्थान है किसका? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इसी के द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तथा 2021 का जो आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें आपका USA फर्स्ट पे था, अब उसके बाद UK आपका यूनाइटेड किंगडम सेकेंड पे था, और उसके बाद जर्मनी जो आपका था इसमें थर्ड पे था, और भारत का स्थान इसमें था 40वां। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का स्थान था इसमें 40वां। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो 5 प्रश्न हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। अब यहाँ पे आगे आपको जीके और जीएस के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके यूपी स्पेशल का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 16 महाजनपद थे, प्राचीनतम 16 महाजनपद, उनमें से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपके प्राचीनतम 16 महाजनपद थे उनमें से आपको 8 महाजनपद मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उनमें से जो 8 महाजनपद थे वे कहाँ पर स्थित थे? तो उनमें से 8 महाजनपद आपके स्थित थे केवल उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद स्थित है। इनके 8 के नाम आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, एक बार इनको देख लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपकी यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको बताना है। तो स्टैगफ्लेशन आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें जो आपका होता है स्टैगफ्लेशन, इसमें जो होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है दोनों उच्च होती है। क्या होती है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है दोनों सबसे ऊपर होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन की यहाँ पे बात हो रही है, इकोनॉमिक्स का यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने पॉलिटी का है। अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? समानता के अधिकार से है,
स्वतंत्रता के अधिकार से है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है, सबसे पहले आइए जान लेते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद 17 है यह अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी की बात करता है, तथा यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो समानता का अधिकार जो है आपका दिया गया है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल आपका कितने तक है, तो आर्टिकल 14 से 18 के मध्य आपको मिलेगा समानता का अधिकार। इनमें से एक आपका आर्टिकल 17 है जो आपकी अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल किसके मध्य है, तो आर्टिकल 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा किसके मध्य है, तो 25 से लेके 28 तक। कहाँ, तो 25 से लेके 28 तक आपको मिलेगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है यह पेश किया जाता है, मतलब संबंधित होता है आपका वित्त मंत्रालय से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होता है यह बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण होता है यह किसके अंडर में तैयार किया जाता है, यानी कि यह किसके अंडर में तैयार किया जाता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर, लोकसभा में, राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, इनमें से कहाँ पर भारतीय संविधान में संशोधन का विधेयक लाया जा सकता है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक में जो है संशोधन का जो विधेयक है वह लाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विद्युत चुंबकत्व का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, माइकल फैराडे को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकल फैराडे को विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी, यानी कि बाएं तट की सहायक नदी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें से गंगा की बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है महानंदा। तो महानंदा जो रिवर है यह गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। और इसके बाद आपकी जो ये दोनों नदियां ये दाएं तट से आके मिलती हैं भारत गंगा जी में, और यमुना और सोन ये दाएं तट की सहायक नदियां, लेकिन आपकी जो महानंदा नदी है ये बाएं तट की सहायक नदी है गंगा की। तो आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की जो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल है, 0 आवर का समय होता है, यह कहाँ से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो शून्यकाल है, जो 0 आवर है का कॉन्सेप्ट जो है भारत की ही देन है, यानी कि भारत की ही देन है आपका शून्यकाल का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तथा यह जो शून्यकाल का समय होता है यह क्वेश्चन आवर के बाद आता है, यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है, उसको हम शून्यकाल कहते हैं। यानी कि आपका 11 से 12 बजे तक का समय आपका क्वेश्चन आवर होता है, और 12 से 1 का समय आपका होता है शून्यकाल का। तथा शून्यकाल जो है भारत की ही देन है, जिसे आप याद रखिएगा। और पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही रहता है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, यानी कि वही रहता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपको आपके सामने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं दी गई हैं। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको इत्मीनान से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस वर्ष में ये सभी घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करजन वायली के हत्या की। तो आपको पता होगा मदन लाल ढींगरा एक व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा जो है 1909 में लंदन में इसकी हत्या की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, 1909 में जो है आपका करजन वायली की हत्या की गई थी। किसके द्वारा, तो लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा। तो यहाँ पे 1909 हो गया पहले का। खुदीराम बोस को मृत्युदंड की सजा कब दी गई थी, तो 1908 में दी गई थी। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, 1908 में जो है खुदीराम बोस को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था, तो यह लगभग इसका प्रकाशन हुआ था 1881 में। और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने देशभक्ति को प्रचारित करने का काम किया था, जिसके कारण जो राजद्रोह का मुकदमा था वह बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। केसरी समाचार पत्र जो आपका था यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया था, तो इसका जो प्रकाशन था 1912 में हुआ था पहली बार। तो अब इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इन चारों में से सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई थी, तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में किया गया था, यह पहले हुआ था, यानी कि आपका पहले थर्ड हो जाएगा। तो देखिए थर्ड किस में है, तो सी को तो आप काट दीजिए और बी को भी आप काट दीजिए, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल आप किया करिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो दो ऑप्शन तो आपको पहले ही कट गए, क्योंकि पहले नंबर पे आपका थर्ड आएगा, तो इन दोनों में आपका पहले नंबर पर थर्ड नहीं दिया गया, तो इनको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, काट दीजिए। अब ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में आपका थर्ड पहले है, तो इन दोनों को लेके चलते हैं। तो आपका पहले हो जाएगा थर्ड, और उसके बाद कौन सी घटना घटित होती है, तो यहाँ पे 1908 वाली आएगी, तो यानी कि खुदीराम बोस। तो सेकेंड किस में है, तो आपका ऑप्शन ए वाले में आपका सेकंड हो जाएगा। तो आपका डी भी कट गया, तो बचता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 1 2 1 4 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। इस प्रकार के प्रश्नों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से इस प्रकार के प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको बताना है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता जिसका नाम था फिरंगिया, लिखने वाले कवि का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो फिरंगिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा। मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है फिरंगिया को लिखा गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और उनका स्थान और क्षेत्र दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं है की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं कर लीजिए आप, नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। जल विहार का मेला आपका बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, यहाँ पे पश्चिमांचल होगा, पश्चिमांचल में, यानी कि पश्चिम वाला जो एरिया उत्तर प्रदेश को क्षेत्र में देखने को मिलता है आपका बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में। और उसके बाद बलदेव छठ का मेला आपका पूर्वांचल में लगता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे पूर्वांचल की जगह आपका होना चाहिए था फरीदाबाद जो कि हरियाणा का एरिया है, वहाँ पे आपको लगता है बलदेव छठ का मेला। और इसके बाद आपका शुक्रताल का मेला लगता है आपका मुजफ्फरनगर में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं था। यहाँ पे बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है, तो फरीदाबाद हरियाणा में आपको लगता है बलदेव छठ का मेला। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक रहता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक रहता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, यानी कि सबसे कम जो पर्यावरण प्रदूषण है इन 4 ईंधनों में से कौन उत्पन्न करेगा, आपको बताना है। तो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा दिए गए ऑप्शंस में से, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो हाइड्रोजन है यह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति, यानी कि कोरम को हम गणपूर्ति कहते हैं, क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो कोरम संख्या क्या होती है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, यही होता है। तो तभी आपकी बैठक आयोजित की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम होता है वो 10 सदस्य या कुल 10 सदस्य, यहाँ पे कुल कोई की जगह कुल होगा, या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो होने पर ही आपकी राज्य विधानमंडल की जो बैठक है वो आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे कुल होना चाहिए, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे आपका होता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। तथा लेटेस्ट का हाल ही में जो सेंसस किया गया था टाइगर का, यानी कि बाघों की जो लेटेस्ट की जनगणना की गई थी, उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 2967 वर्तमान में बाघ हैं भारत में पूरे, जिनमें से सबसे ज़्यादा बाघ आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में 526, सेकंड नंबर पे कर्नाटक के 524 और थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा कौन, उत्तराखंड 442। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, और इसके बारे में आप याद रखिएगा। टोटल तो आप याद रखिएगा कि टोटल भारत में कितने बाघ हैं, तो टोटल भारत में कितने हैं, 2967 बाघ हैं। लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट सेंसस के अनुसार, जो लेटेस्ट का जनगणना किया गया था बाघों का, उसके अनुसार। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रवेश करने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से, यह उत्पन्न कहाँ से होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में प्रवेश करने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, इसका ओरिजिन होता है कहाँ से, मेडिटेरियन सी से, यानी कि भूमध्य सागर से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर से यह उठता है। यहाँ पे कुछ पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उनका प्रयुक्त विकास मॉडल दिया गया है, तो इनको आपको सही सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। तो आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड था 1951 से 56 के मध्य, और यह आधारित थी आपकी किस पर, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61 के मध्य, और यह किस पर आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी थी 1961 से 66 के मध्य, और यह किस पर आधारित थी, तो यह आधारित थी आपकी एस चक्रवर्ती मॉडल पर, यानी कि आपका सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 74 के मध्य, और यह आधारित थी आपकी अशोक रुद्र मॉडल पर, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा अशोक रुद्र वाला किसमें, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 4 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो सेट नंबर था हमारा 10, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।